तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट टीन नॉवल के एपिसोड नंबर 386 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि सब लोग यहाँ पे ब्लेड रिवर को मारने के लिए थोड़ा सा प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि ब्लेड रिवर अब आर्मी सिस्टम में नहीं है। और आर्मी सिस्टम के मतलब वो अभी किसी भी प्रोटेक्शन में नहीं है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि कई सारे ग्रुप्स भी आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे टियानचिन वहाँ पे होता है। और ये सीन देखकर तो लू फेंग टियानचिन से कहता है कि टियानचिन तुम्हें यहाँ पे रेस्ट रहना होगा, तुम यहाँ पे लीव ले सकते हो। जिसके बाद वो टियानचिन को अपने वर्ल्ड विंग के अंदर रख देता है। यहाँ पे वो तीन तो ऐसे सस्पिशियस हो चुके थे और यहाँ पे वो नहीं चाहता था कि वो टियानचिन को भी हिट करे, नहीं तो यहाँ पे टियानचिन को भी वो खो सकता है। और यहाँ पे वो नहीं जानते थे कि अभी वो टियानचिन लू फेंग का सोल स्लेव बन चुका है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि बाकी सारे टीम्स को देख रहा होता है, जो कि लू फेंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि ये न्यूज़ ऑफ ट्रेजर्स तो जो कि दूसरे रेसेस के द्वारा आए हुए थे वो तो सच में यहाँ पे कई सारे बंदों को लेकर आए हैं। लगता है यहाँ पे मुझे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ तो पहले ही जा चुकी है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जितने भी बंदे यहाँ पे जल्दी से आ चुके थे वो ह्यूमन कैंप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक थे, जो कि ट्विन व्हिर्लपूल्स में आए हुए होते हैं। और इनिशियली पहले 3 थे, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ टीम और भी आ जाते हैं। और अभी के मर्तबा तो टोटल 19 ट्विन्स पहले आ चुके थे, जिनमें कि 30 पाइनिकल सोल मास्टर और एम्प्रेड सिमिट्स होते हैं। अब यहाँ पे सब बंदे बात करने लगते हैं कि क्या ब्लेड रिवर रिटायर हो गया है, और वो इन सब के बारे में बात करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि वो ब्लेड रिवर एम्पर पाइनिकल स्ट्रेन को भी मारने की ताकत रखता है और यहाँ पर वो आराम से पावरफुल वॉरियर से फाइट कर सकता है। मतलब ये कि उसके पास ज़रूर कुछ पावरफुल ट्रेल्स मौजूद होंगे। यहाँ पे ऐसी कई सारी बात हो रही होती जो कि पहले के लू फेंग ने कारनामे कर लिए होते हैं, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें यहाँ बाकी बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अटेंशन करो, यहाँ पे जो दूसरी रेसेस की टीम थी उसे ब्लेड रिवर ने भगा दिया है और टियानचिन को ब्लेड रिवर ने बचा लिया है। यहाँ पे ब्लेड रिवर के बारे में सब लोग बात करने लगते हैं कि दूसरी टीम के पास ज़रूर सेवरल एम्पर लिमिट्स के बंदे होंगे, उनके पास 2 ट्रेस थे, लेकिन फिर भी ब्लेड रिवर ने उन सबको फोर्सफुली यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। लगता है ये ब्लेड रिवर ये जरूर में स्ट्रॉन्ग है, इसके पास भी 1 से ज़्यादा ट्रू ट्रेजर हो सकते हैं। अब वहाँ पे जितने भी ह्यूमन कैंप के 90 वॉरियर्स आए हुए होते हैं सभी लू फेंग की तरह ही घूर कर देख रहे होते हैं। लू फेंग भी उन सब के तरफ ही देख रहा होता है। अब देखा जाए सब लोग ह्यूमन कैंप से थे, लेकिन उनमें एक ही ट्रू ह्यूमन था और बाकी सभी अदर रेसेस से मौजूद थे। मतलब ये कि ह्यूमन कैंप में भी अदर रेसेस के बंदे आके ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन आपस में लड़ना प्रोहिबिटेड था। अब यहाँ पे ब्लेड रिवर जो कि होंग अलायंस में था वहाँ पे वो कई सारे एम्प्रस को जानता था, जिनमें से एक चांग मैंग एम्पर था और यहाँ पे उसके साथ थोड़ी सी दोस्ती भी थी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ टियानचिन के बारे में ही आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना कि वो थोड़ा खतरों में है, इसलिए मैं यहाँ पे आके उसको बचाने के लिए आया हूँ। आखिर मैं अपने सेम रेस के बंदे पे क्यों अटैक करूँगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो भी उन सारे वॉरियर्स में खड़ा होता है और उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जिसके बाद एक बंदा कहता है कि ब्लेड रिवर भी ह्यूमन वॉरियर है, लेकिन वो रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो वॉरियर ही है। और यहाँ पे 1/3 ऑफ बंदे जो कि होंग अलायंस से होते हैं वो सब बात कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्या तुम लोग इस ह्यूमन वॉरियर पे अटैक करोगे। तो सब लोग कहते हैं नहीं। अब यहाँ पे कुछ बंदे तो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो सिर्फ दूसरे रेसेस के बंदे के कारण ही यहाँ पे आए हुए होते हैं। कई सारे होंग अलायंस के मेंबर्स जल्दी से कहते हैं कि हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, जबकि तुम होंग अलायंस के बंदे हो तो यहाँ पे हम लोग रूल्स से भी नहीं भाग सकते हैं। ह्यूमन को एंटायर अलायंस के कोर मेंबर से और वॉरियर जो कि ब्लेड रिवर है उसके पास ज़रूर कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा। अगर यहाँ पे वो मारा गया तो उसके फ्रेंड टीचर ये सब बदला जरूर लेंगे। ये इतना भी आसान नहीं है। अब लू फेंग सोचता है कि ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग पागल हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ वॉरियर्स हैं जो कि लालची हैं, लेकिन कुछ तो यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे और भी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग के लिए तो सबसे कांटा
और कांटा बड़ा इंसान तो स्नो हॉर्न होता है, जो कि शुरुआत में लू फेंग के पीछे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे होंग अलायंस भले ही इंटरफेयर न करे, लेकिन मैं होंग अलायंस का मेंबर नहीं हूँ। वो यहाँ पे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे खड़े रहकर देख सकते हो, और जबकि वो रिटायर हो गया है तो आर्मी सिस्टम के मुताबिक उसे प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है, और हमारे और उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। बाकी सारे वॉरियर्स भी लू फेंग की तरफ घूम कर देखने लगते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या होने वाला है। यहाँ पे वो लू फेंग को मारना चाहते थे, कुछ तो लू फेंग का साथ देना चाहते थे, क्योंकि वो लोग होंग अलायंस के थे और वो उसको नहीं मारना चाहते थे। यहाँ पे वो लू फेंग के किसी भी कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि जी होंग को अपने वर्ड विंग के अंदर रखे हुए था, और वो भी जी होंग बाहर की तरफ देख रहा होता है, वो भी गुस्से में था। और अब फिर हमें स्नो हॉर्न को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि और भी यहाँ पे आ रहे हैं, सब लोग अटेंशन में रहना। अगर यहाँ पे हम लोग खड़े रहेंगे तो यहाँ पे और भी ज़्यादा बंदे रहेंगे, और भी ज़्यादा बंदे रहेंगे तो सब लोग ट्रेस लेने जाएंगे। इसी के साथ टेंस ऑफ वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं जो कि लू फेंग पे अटैक करना शुरू करते और कहते हैं चलो इसे मारा जाए। जबकि हम लोग सेम कैंप के नहीं हैं तो हमें आर्मी सिस्टम के लिए कोई भी घबराने की बात नहीं है। और आधे से ज़्यादा ग्रुप तो लू फेंग पे अटैक कर देता है। ये देखकर लू फेंग कहता है फिर तो बहुत अच्छे आओ, और लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सिल्वर विंग्स को फ्लैप करता है, और इसी के साथ अपनी स्ट्राइक ट्रैवल को अनलीज करता है, और साथ में अपने बीस गॉड प्रिंस को भी यूज़ करता है जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही पावरफुल हो गया है। उसकी मूवमेंट तो और भी ज़्यादा फास्ट हो गई है। टेंस ऑफ वॉरियर्स वो सिर्फ उसको देख ही पा रहे होते हैं, और लू फेंग उन सारे के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, और इतने सारे अटैक से दिखाया जाता है कि सराउंडिंग का स्पेस भी कट जाता है, और यहाँ पे कई सारे फ्रैगमेंट्स उड़ने लगते हैं। लेकिन लू फेंग बड़ी आसानी से उन सब से बच रहा होता है, जिसके कारण तो वो सभी के सभी बंदे स्टन हो जाते हैं। सीन चेंज कर होंग अलायंस के बंदे, जिसमें चीमांग और बाकी सारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि पार्टिसिपेट नहीं किए होते इस बैटल में। वो इन सब चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं कि ब्लेड रिवर की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। और यहाँ पे दिखाया जाता है कई सारे स्पेस फ्रैगमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे लू फेंग आसानी से अपने डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा होता है, और टेंस ऑफ वॉरियर्स जो कि लू फेंग पे अटैक कर रहे होते हैं वो तो लू फेंग के पास भी नहीं जा पा रहे होते हैं। यहाँ पे वो सभी देखकर हैरान होते हैं कि लू फेंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो गई है, और ये ब्लेड रिवर तो इस वास्ट यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है। वो लोग को विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पीड सर्वाइवल के मामले में बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। लू फेंग की इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दिखाया जाता है कि वो लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं, और लू फेंग को भी दिखाया जाता है जिस पे सोल अटैक हो रहे होते हैं, और वो कहता है कि तुम मुझे अपने सोल अटैक से यहाँ पे अफेक्ट करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। वो आसानी से उन सब से बच जाता है, और वो कहता है कि स्नो हॉर्न तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब सिल्वर हॉर्न की जैसा वो फ्लैश हो कि वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हमें स्नो हॉर्न को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की तरफ देखते ही रह जाता है, जहाँ पे उसे विश्वास नहीं होता कि आखिर वो इतना फास्ट कैसे हो सकता है। और वो कहता है कि हमारे पास इतने वॉरियर्स हैं फिर भी हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि लू फेंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है, उसे समझ में आ जाता है कि ब्लेड एम्पर उसे मारना चाहता है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने पास 6 पर्पल लीड ब्लैक बॉल्स को निकालता है, अपने पास से उन सबको निकाल देता है जो कि सील्ड स्टार होते हैं उसी स्टार मैप के, और इसमें फेम ऑफ पॉइजन लगे होते हैं, और इसमें 20 गॉड डिसेंडेड स्काई ट्विन क्लॉक की इम्प्रिंट भी छपी होती है, जिसके कारण उसकी पावर और बढ़ जाती है। और राइट क्लाउड को लेके वो उस पर अटैक कर देता है, और स्नो हॉर्न उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और अपने सामने एक टर्टल सेल बीस्ट इमेज अपीयर कर लेता है ताकि वो उस अटैक को रोक सके। लेकिन उस फ्रैगमेंट से वहाँ पे बहुत ही शॉकवेव प्रोड्यूस होने लगती है, यहाँ तक कि ब्लैक बॉल्स भी उसके पावर से ज़्यादा एक्सीड करने लगती है। और टर्म्स की स्ट्रेंथ में देखा जाए तो उसकी स्ट्रेंथ एक एम्पर लिमिट के जितनी होती है, और लू फेंग की करंट कॉन्शियसनेस और स्पीड एनर्जी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वो सिर्फ पाइनिकल एम्पर लेवल की थी, लेकिन फिर भी अभी के मुकाबले पावरफुल हो चुकी थी। लू फेंग अभी सिर्फ स्टार मैप पर रिलाई कर रहा था
था और वो अभी कम्प्लीटली एक एम्पर लिमिट को सप्रेस कर पा रहा होता है। अब यहाँ पे 6 ब्लैक बॉल्स जो होती है वो स्नो हॉर्न की ओर बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे हर एक ब्लैक बॉल उसके 5% की गॉड बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होती है और 6 मिलके उसके 30% की गॉड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे तुम मारना चाहते हो, बिना अनडाइंग एनर्जी को यूज़ किए तुम सिर्फ सपना ही देख सकते हो। और फिर से उसकी बॉडी रिफॉर्म होने लगती है, लेकिन वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है कि यहाँ पे उसकी बॉडी के 35% गॉड बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो 6 बॉल फिर से लू फेंग के पास आ जाता है। लू फेंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मरो। अभी कोल्ड वॉइस वहाँ सडनली लू फेंग के माइंड में आ जाती है, जो कहती है ब्लेड रिवर एम्पर। और सडनली वहाँ पे एक पावरफुल अटैक आता है जो कि 300 मीटर टॉल लंबा ब्लैक हैमर जैसा होता है। उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। दिखाया जाता है कि वो अटैक लू फेंग की तरफ ही आ रहा होता है। जितने भी फ्रैगमेंट्स होते हैं वो सभी भाप बनकर उड़ जाते हैं। अब इसे देखकर लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, यहाँ तक कि उस अटैक को लू फेंग अपने 7 विंग्स के रहते हुए भी डॉज नहीं कर पाता। वो अपने लेफ्ट हैंड से उस पर अटैक करता है। अब लू फेंग के पास 8 बॉल्स और आ जाते हैं जिसमें कि लॉ इन्फ्यूज होता है और उसमें से एक बहुत बड़ा बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन अपीयर होता है और ये एक रियल जैसा ही लग रहा था। अब 8 बॉल्स मिला के बीस्ट गॉड को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि फ्यू 100 मीटर्स लंबा होता है और वो हैमर होता है उससे आके टकराता है और यहाँ पे दिखाया जाता है एक जोरदार का ब्लास्ट होता है। और तभी वहाँ पे एक ब्लडी स्लिट हाउस एक मैजेस्टिक ब्लैक लाइटनिंग हैमर को लिए वहाँ पे एक बंदा आता है। वो एक टेल से उस पर अटैक करता है, जिसके बाद लू फेंग थोड़ा सा पीछे हो जाता है और उसके लेफ्ट हैंड में वो अटैक लगता है, लेकिन लू फेंग उसको डॉज कर लेता है। फिर तभी एक जोर का वॉइस बूम करता है जो कहता है ब्लेड रिवर और दिखाया जाता है कि वो ब्लैक टी एम्पर होता है। अब यहाँ पे उस वॉइस को सुनकर लू फेंग वहाँ खड़ा होता है और कहता है ब्लैक टी एम्पर और लू फेंग की आवाज़ भी वहाँ गूंजने लगती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे उस अटैक के कारण लू फेंग का सील स्टार भी पीछे हो जाता है। ब्लैक टी भी यहाँ पे आ जाता है और वो भी अभी लू फेंग के खिलाफ खड़ा हो गया होता है। बताया जाता है कि 4 कैंप जो कि आउटर रीजन्स में थे उनमें बहुत सारे टेरिफाइंग बीइंग्स थे, जैसे कि लाइफ फॉर डालोंग, नानजैंग, 7 ब्लेड और ऐसे कई सारे बंदे थे और वो सब बहुत ही पावरफुल फिगर्स थे। और ब्लैक टी भी इन सारे बंदों में से एक था जो कि ह्यूमन कैंप से ही मौजूद था और वो भी इस यूनिवर्स रीजन में था, लेकिन वो हॉन्ग अलायंस के बंदे में जो कि हॉन्ग अलायंस का ग्रुप है उसमें ज्वाइन नहीं था। यहाँ बताया जाता है कि उसके पास ब्लैक टी नाम की हैमर है जो कि एक ट्रू ट्रेजर है, इसी कारण उसका नाम ब्लैक टी था। यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो ब्लैक टी को देख लेते हैं और वो जान जाते हैं और वो कहते हैं कि ब्लैक टी भी यहाँ पे आ चुका है, ये तो बहुत ही फास्ट है। लगता है ब्लेड रिवर बहुत ही ट्रबल में फंसने वाला है क्योंकि ब्लैक टी की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब उसने डालोंग से फाइट किया था तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही पावरफुल तरीके से फाइट किया था और उस फाइट के कारण तो पूरा का पूरा 7 बैटलफील्ड ही तबाह होने लगा था। ब्लैक टी ये पाइनेकल बैंक में से एक है और ब्लैक लिवर ये ज़रूर डिसएडवांटेज में होगा। फिर यहाँ पे वो कहता है कि अगर ब्लैक टी यहाँ पे है और वो लोग सोचने लगते हैं कि अगर ब्लैक टी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे तो फिर हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि हम लोग ब्लेड रिवर का ट्रेस को ले सकते हैं। और अब फिर यहाँ पे वो लोग सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर ब्लेड रिवर का क्या होगा, आखिर वो क्या करेगा। फिर हमें सीन चेंज कर बाकी रेसेस के वॉरियर्स को दिखाया जाता है जिसने भी गिव अप कर दिया होता है और वो लोग ब्लैक टी के पावर के बारे में जानते थे और वो लोग एक ही कैंप के थे तो अटैक तो कर नहीं सकते हैं। अब 2 बंदे आसमान में फ्लाई कर रहे होते हैं, एक तो बहुत ही बड़ा होता है दूसरा बहुत ही छोटा होता है, लेकिन दोनों की एनर्जी काफ़ी थी सारे बंदे को हिला डालने के लिए। अब वो बड़ा सा बंदा जो ब्लैक टी होता है वो कहता है कि तुम थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जो कि मेरे हैमर के इस अटैक को सर्वाइव कर पाए, तुम तो लगते हो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो इसकी तब घूरते हुए कहता है जब से मैं यहाँ पे आउटर रेंज वॉर में हूँ ये मेरा पहला दफ़ा है जबकि मैं एक एक्चुअली अपने लेवल ऑफ वॉरियर से डील कर रहा हूँ। तुमने तो सच में मेरा ब्लड को बॉयल करने पे मजबूर कर दिया है। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारी रेपुटेशन इतनी है जितना कि लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे दोनों साइड अभी फाइटिंग स्पीड से
भरे हुए होते हैं। दोनों साइड के बंदे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और यहाँ पे लू फेंग के एम्बिशंस भी था कि उसे स्ट्रांग वॉरियर से फाइट करना ताकि वो अपने लिमिट को पुश कर सके। अब यहाँ पे हमें ब्लैक टी को दिखाया जाता जो कहता है कि बहुत अच्छे, मैं तुम्हें अपना रियल नेम भी बताऊंगा, जिसके बाद उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है और वो एक लाइटनिंग बोल जैसा बन जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। अब इसी के साथ वो लू फेंग पे अटैक कर देता है और यहाँ पे अगर वो अपने हैमर को टॉस करेगा तो उस हैमर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, इतनी कि शुरुआत में लू फेंग को भी शॉक कर देगी। हाउएवर लेकिन देखा जाए तो उसकी स्पीड इतनी नहीं थी कि लू फेंग को वो थोड़ा परेशान कर सके। लू फेंग की साउ विंग्स और इंस्टेंटेनियस स्पीड ब्लैक टी के एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा निकल चुकी थी, वो उससे भी फास्ट था। और अब फिर लू फेंग अपने विंग्स को फ्लैप करता है, उन सबसे बहुत ही आगे निकल जाता है। उन सारे ब्रोकन स्पेस फ्रैगमेंट्स के बीच से वो आसानी से अपने डायरेक्शन को चेंज करके आगे निकल रहा होता है। और साथ ही साथ में पहले जो लू फेंग 6 बॉस को यूज़ करता था अब 8 बॉस को यूज़ करना शुरू कर देता है, जिनमें से कि स्पेस लॉ निकल रही होती है। उसकी जो टेरिफाइंग विल पावर थी वो तो पहले नाइट से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, इसके कारण वो उसको आसानी से यूज़ कर पा रहा था। यहाँ पे बीस्ट गॉड हॉल टेक्निक के कारण उसकी स्पीड वेपन की फॉर्म भी लेना शुरू कर देती है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये ब्लैक टी के सामने आ जाती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब ब्लैक टी भी अपने हैमर्स को आगे करके उसको रोकने की कोशिश करता है और अपने हैमर को घुमा पे उसके अटैक करता है अपनी पूरी ताकत से, लेकिन दिखाया जाता है कि वो बीस्ट गॉड एक्चुअली उसे रोक पा रही थी, ब्लैक टी को भी मुश्किल में डाल रही थी। तो ये देखकर तो ब्लैक टी भी शॉक हो जाता है कि क्या इतना ज़्यादा फास्ट। अब उसने यहाँ पे फुल फोर्स से अपने हैमर को स्विंग किया होता है, लेकिन फिर भी वो उसको टाइम पे डिफेंड नहीं कर पाया होता है और उसके हाथ पे एक जोरदार का पंच लगता है, जिसके कारण तो उसके हाथ पर का जो रेड मेटल कवर होता है वो भी निकलने लगता है और वहाँ पे लॉ भी इन्फ्यूज ट्रिगर हो जाती है और वहाँ पे एक जोर का आधा धमाका होता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बीस्ट गॉड को फिर से यूज करता है, उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि ब्लैक टी, लगता है कि तुम्हारे हैमर का स्पीड पहले से स्लो हो गया है। अब मिड एयर में हमें बीस्ट गॉड फ्लैश को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग बना के उस पर अटैक कर देता है। बीस्ट गॉड भी सेम ही होता है और उस अटैक के कारण चारों तरफ धमाके धमाके होने लगते हैं और ब्लैक टी भी अपने स्ट्रेंथ को अनलीश करना शुरू कर देता है। हर बार जब वो अपने हैमर को घुमा के अटैक करता है तो बीस्ट गॉड भी उससे हिट होता है और हर एक हिट में लू फेंग का 8 बॉल बहुत ही पीछे जाकर गिरता है। लेकिन एक ही चीज था कि लू फेंग एक स्पीड ट्रेडर था, जिसके कारण जब भी 8 सील्ड स्टार नॉकआउट होकर दूर जाता तो लू फेंग आसानी से उन सबको क्लोज मिला के फिर से बीस्ट गॉड इमेज बना के फिर से अटैक करना शुरू कर देता। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक स्पीड ट्रेडर और एक फाइटर में। फाइटर बैक डाउन नहीं हो सकता है, वो अपने वेपन का ही यूज कर सकता है, अपने बॉडी को यूज करके उसके ब्लो को सह सकता है। लेकिन स्पीड ट्रेडर के मामले में ऐसा नहीं है, वो अपने वेपन्स को दूर क्यों ना चला जाए, वो अपने वेपन्स को आसानी से अपने पास लाके उसको फिर से रिफॉर्म करके फिर से अटैक कर सकता है, अपनी बॉडी के अलावा अपने वेपन को यूज करके उसके अटैक को डॉज कर सकता है। अब लू फेंग यहाँ पे शॉक हो चुका होता है क्योंकि यहाँ पे उसके हर एक अटैक को वो बार बार ब्लॉक किए जा रहा होता है और उसका यूजेज ऑफ हैमर भी हर बार चेंज हो रहा था। उसकी हर एक अटैक रिवॉल्विंग फोर्स होती है और यहाँ पे जो उसको डॉज कर रहा होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है डेमोनिक ब्लैक टी को, जो कि अपने हैमर के साथ ही लू फेंग पे अटैक करता है क्लोज रेंज में, क्योंकि वो एक फाइटर है। फाइटर हमेशा क्लोज रेंज में फाइट कर सकता है। लू फेंग स्पीड ट्रेडर है, वो दूर जाकर स्पीड ट्रेडर से फाइट करेगा। अब देखा जाए बीस्ट गॉड टेल जो कि उस पर अटैक कर रही थी, लेकिन वो हर बार आसानी से उसको नॉकआउट कर दे रहा होता है। लेकिन फिर भी वो बार बार ये एंडलेस बाईसाइकिल की जैसे ही बना हुआ था। यहाँ पे तो लू फेंग के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया होता है और कहता है ये पावर तो बहुत ज़्यादा है और वो अभी अपने और ब्लैक टी के पावर डिफरेंस को महसूस कर पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो जानता था कि वो ये कर सकता है। फिर वो दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और लू फेंग कहता है कि अभी मेरे पास सील्ड स्टार्स होने के बावजूद भी मैं हार रहा हूँ, मैं बेयरली उसकी स्पीड को
परफेक्ट कर पा रहा हूँ और ये बाइसाइकिल अगर चलता गया तो लेकिन फिर भी वो इसको आखिरकार कभी ना कभी रोक ही देगा, मैं उसका भी कोई मैच नहीं हूँ। लेकिन लू फेंग सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे अपना पूरा जोर लगा दूँ, अपने फूसी और आइस नेट इन सब को भी यूज़ करूँ तो मेरे पास एक चांस होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई भी अंडरहैंड बॉडी नहीं है बर्नआउट करने के लिए। ये ऑब्वियस है कि मैं अपना पूरा फोर्स नहीं लगा सकता, जबकि मैंने ऑलरेडी एक दूसरे के स्ट्रेंथ को टेस्ट कर लिया है। तो ये वक्त आ गया है अपना पूरा जोर लगाने के लिए। और वो स्नो हॉर्न एम्पर की तरफ देखने लगता है, जिससे कि वो भूल तो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे उसने पहले शुरुआत की थी। और वो कहता है कि पहले मैं इससे डील कर लूँ, फिर मैं बाद में आके तुमसे डील करूँगा। और फिर हमें सीन चेंज कर बाकी वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब देख रहे होते हैं और बाद में और भी वॉरियर्स वहाँ पे आ रहे होते हैं और सब लोग अपने छोटे छोटे टीम बना के फ्लोट होके उन सबको देख रहे होते हैं और सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ब्लैक टी के आने की वजह से ये बैटल और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। यहाँ तक कि ब्लैक रिवर अपने फुल अटैक्स को भी यूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बार बार पीछे हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बात है कि ब्लैक रिवर उस ब्लैक टी से बहुत ही दूर है, यहाँ तक कि वो उसके पास आ रहा था लेकिन फिर भी ब्लैक रिवर, ब्लेड रिवर, लू फेंग उससे दूर चला जा रहा था। फिर यहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं। अब वॉरियर्स यहाँ से देख पा रहे होते हैं कि ब्लैक टी की स्ट्रेंथ हेवनली है, उसकी स्ट्रेंथ आराम से ब्लेड रिवर को सरपास कर पा रही है, लेकिन फिर भी स्पीड के मामले में उसको टच तक नहीं कर पा रहा है। अब ब्लैक टी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस पर फिर से अटैक कर देता है और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब फाइटिंग कर रहे होते हैं कि तभी लू फेंग अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए सिल्वर फ्लैश की तरह एक ही झटके में स्नो हॉर्न एम्पर के पास आ जाता है। यहाँ पे स्नो हॉर्न्स के टीममेट जो होते हैं उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहता है तुम। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन सभी बंदों को जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ट्वेल्स को ले सकते हो, तुम्हें अपनी जगह जानी चाहिए थी। यहाँ पे लू फेंग अपने 6 पर्पल लाइट ब्लैक बॉल से जिसमें कि 20 गॉड प्रोजेक्शन होता है उससे उस पर अटैक कर लेता है। अब उसके टीममेट तो एक्चुअली डॉज कर देते हैं, लेकिन अभी उनके पास पावर नहीं था कि वो ब्लेड रिवर को अफेंड कर सके, इसलिए वो बीच में नहीं आते हैं। अब दिखाया जाता है कि रॉड क्लॉ के कारण वहाँ पे इंस्टेंटली वहाँ पे उसकी 30% गॉड बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण वो खुद को इंस्टेंटली सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है और कहता है ब्लेड रिवर मैं अपना रिवेंज जरूर लूंगा। अब वो जानता था कि वो ब्लेड रिवर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन फिर वो एम्प्ले लिमिट का बंदा है और वो डेफिनेटली फ्यूचर में रिवाइव हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पे ये नहीं करना चाहता था और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। लू फेंग का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और लू फेंग यहाँ पे खड़े खड़े रहकर अपना बदला ले लेता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि कई सारे वॉरियर्स लू फेंग को देख रहे होते हैं और यहाँ पे वो ब्लेड रिवर को देखते हैं कि वो इतनी आसानी से स्नो हाउ एम्पर को मार देते हैं, जिसके कारण वो समझ जाते हैं कि लू फेंग की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं बार बार लू फेंग और ब्लेड रिवर एम्पर बोल रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही बंदे, लेकिन कभी कभी दोनों में से एक नाम बोलने में अच्छा लगता है इसलिए मैं ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं ब्लैक टी को दिखाया जाता है जो कि अपने हैमर को टॉस करते हुए लू फेंग पे अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो लू फेंग के क्लोज तक आ ही नहीं पा रहा था। वो क्लियर हो गया था कि लू फेंग का स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ही जल्दी फ्लाई कर सकता है। और दिखाया जाता है एक ही झटके में ब्लैक रिवर वहाँ के स्पेस लॉकडाउन के एरिया के बाहर आ जाता है और वो टेलीपोर्ट करके वहाँ से निकल जाता है। दिखाया जाता है ब्लैक टी को जो कहता है कि क्या ही पावर थी, क्या ही स्पीड थी। वो भी ब्लैक ब्लेड एम्प्रेस से खुश हो जाता है और वो भी फिर वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सडनली वहाँ पे सब चीज़ हो चुका था, एक और पावरफुल एनर्जी उस मिड एयर में आता है जहाँ पे ब्लैक लाइट अपीयर होता है, उसमें से फॉर्मलेस प्रेजेंट निकल रहा होता है और वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि कोई और नहीं लाइफ फॉल एम्पर होता है जो कि ऑटमन कैंप से होता है। या फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर लाइफ फॉर एम्पर यहाँ क्या कर रहा है, आखिर ऑटमन लाइफ फॉर एम्पर यहाँ पे एक ऑटमन उसका बंदा क्या कर रहा है, वो इतनी जल्दी से यहाँ पे ऐसे कैसे आ सकता है। और सबको पता चल जाता है कि उसने यहाँ पे लू फेंग के ब्लेड रिवर के लोकेशन के बारे में यहाँ पे बाउंटी रखा होगा, इसी कारण उसे यहाँ पता चल गया होगा। और फिर हमें लाइफ फॉर एम्पर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ब्लेड रिवर कहाँ पे है। अब यहाँ पे जितने भी कैंप के बंदे होते हैं वो तो उसे चैलेंज नहीं दे सकते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि लाइफ फॉल यहाँ पे ब्लेड रिवर अभी ब्लैक टी के साथ फाइट कर रहा था, यहाँ पे
उसने स्नो और हेम्पर को भी मार दिया है और वो अभी अपने टेलीपोर्ट करके यहाँ से निकल गया है। तो ये सुनकर लाइफ फोर उन सारे वॉरियर्स की तरफ देखता है और कहता है कि क्या उसने ब्लैक टी से फाइट किया। अब यहाँ पे वॉरियर कहता है कि हम तुम अपने से देख सकते हो और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है 3D इमेज जहाँ पे अपीयर होने लगता है उन सारे फाइट का जो सीन होता है उन सब के बारे में। यहाँ पे यूनिवर्स में जो टेक्नोलॉजी वो बहुत ही एडवांस था और किसी भी बैटल का वो 100% सिमुलेशन बना सकते हैं। और यहाँ पे जो फाइट हुआ था ब्लेड रिवर और ब्लैक टी के बीच में वो उसको दिखाने लगते हैं। अब लाइफ फोर आखिरी ओर तक उस फाइट को देखता है। अब यहाँ पे उसे पता था कि ब्लैक टी और वो दोनों पाइनेकल बिंग से आउटर रेंज वॉल में, और यहाँ पे इस लेवल को देखकर वो भी थोड़ा हैरान हो गया था कि ब्लेड रिवर उसको मैच कर पा रहा था और यहाँ पे उसे नहीं यकीन हो रहा होता है। और लाइफ फोर कहता है ब्लैक टी वो सिर्फ अपने बेसिक मेथड्स को यूज़ किया था जो कि गॉड हैमर का, अगर वो अपने 3 पाइनेकल टेक्निक्स को यूज़ करता तो ब्लेड एम्पर नहीं बचने वाला था। और अब फिर यहाँ पे वो उसके ब्लेड वर्क को देख रहा होता है और सोचता है कि मैंने तो सुना था कि वो अपने ब्लेड वर्क में प्रोफिशिएंट है लेकिन फिर भी वो अपने स्पिरिट वेपन को यूज कर पा रहा था। और यहाँ पे लाइफ फोर कहता है कि उस ब्लेड रिवर वो तो सच में बहुत ही मिस्टीरियस है, उसके पास कई सारे ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं और यहाँ पे उसने तो अभी स्लेब्स को भी नहीं निकाला होता है, मतलब कि वो अभी कॉन्फिडेंस था, उसकी डिफेंस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, यहाँ तक कि उसने अपने स्पिरिट वेपन को भी अभी ही रिवील किया था। और अब फिर यहाँ पे ऐसे चर्चा होता है, इसको मैं स्किप करता हूँ, ऐसी बकवास भरी बातें होती हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि जितने भी ह्यूमंस वॉरियर्स होते हैं वो लाइफ फॉर्म की तरफ देख रहे होते हैं, उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जब वो पूरे बैटल को फिनिश कर लेता है तो यहाँ पे वो शांत हो जाता है और वो कहता है ब्लेड रिवर जो अपने नाम का वर्दी है, अगर उसके पास ट्रेजर से क्यों ना हो फिर भी वो डिजर्व करता है। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे लाइफ फॉल की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ जितने भी हंड्रेड्स ऑफ वॉरियर्स होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ फॉल ने तो ब्लेड रिवर के स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया है, लगता है कि ब्लेड रिवर सच में उस ट्रेजर्स का वर्ड रखता है। और यहाँ पे वो कहता है लेकिन क्या ही पिटी है, यहाँ पे हम लोग उससे फाइट भी नहीं कर सकते और जबकि लाइफ फॉल ने ऐसा किया है तो ब्लेड रिवर को हम लोग यहाँ पे नहीं कुछ कर सकते, उसकी स्ट्रेंथ हम सबसे भी ज़्यादा ऊपर आ गई है। और सभी वॉरियर्स यहाँ पे निराश तो हो ही चुके थे क्योंकि वो लोग कमजोर थे और कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके हाथ में कोई भी ट्रू ट्रेजर्स नहीं आने वाला है। अब ब्लैक टी और लाइफ फॉल दोनों सिंपल जैसे थे, फिर से वही सारी बातें होने लगती, फिर से मैं स्किप करता हूँ। फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ पे जो फाइट हुई होती है सब की तरफ फैलने लगती है। यहाँ पे काउंटलेस वॉरियर्स यहाँ पे ब्लेड रिवर, ब्लैक टी, ब्लैक टॉम, 7 ब्लेड, डार्लॉन्ग इन सब को कंपेयर करने लगते हैं। अब उनकी आंखों में देखा जाए तो ये सब थोड़े से वीक है क्योंकि लू फेंग अपनी स्पीड पे रिलाई कर रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पे 7 ब्लेड लाइफ फॉर्म से नहीं बल्कि मैं ब्लेड रिवर से मिलना चाहूँगा क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे उनके पास चांस होगा। और वो यही सब बात करने लगते हैं कि ये 6000 साल बाद आया है, पता नहीं आखिर यहाँ पे क्या होगा और कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर यहाँ पे लू फेंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका था। हमें सीन चेंज कर वर्चुअल मैस कंपनी के बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने सेक्टर लॉर्ड के फॉर्म में आ जाता है और वर्चुअल मैस कंपनी के शिप में बैठकर प्राइमरी रीजन प्राइमरी केओस सिटी की ओर वापस जा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग के उसी शिप में जहाँ पे वो बैठा होता है। अब यहाँ पे वो जिस शिप में होता है वहाँ पर का एक बंदा अपने एक दूसरे अंडाइन मेंबर से कहता है कि कैप्टन आखिर आपको इतना कॉर्टियस होने की क्या ज़रूरत है, वो सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है और आपकी स्ट्रेंथ हाई एम्पर की है, आप उसको चाहेंगे तो एक ही पलक झपकते में उसको मार सकते हैं। तो यहाँ पे वो अंडाइन बंदा वो सारी इसी बात के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो सिर्फ लकी है कि वो प्राइमर के सिटी लीडर का डिस्पल बन गया है, अगर ऐसा नहीं था तो वो सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है, आखिर इतना परेशान होने की क्या बात है। ये ट्रिप ये स्पेशली उसी के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है, आखिर एक नॉर्मल सेक्टर को इतना ज़्यादा सही तरीके से क्यों बुलाया जा रहा है। तो कैप्टन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड लेवल का बंदा है और मैं उसे इतनी आसानी से मार सकता हूँ, मैं जानता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो सिटी लीडर का डिस्पल है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सीक्रेट रहना चाहिए, तुम्हें ये जोर से नहीं बोलना चाहिए, अगर यहाँ पे वो इस मैटर के बारे में डिस्कस किया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ये सुनकर वो लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि रिलैक्स करिए कैप्टन, हम लोग इतने भी स्टूपिड नहीं हैं, हम लोग तो ऐसे ही बात कर रहे हैं। अब वो लोग इसी सब के बारे में बात कर रहे होते हैं और लू फेंग शिप में बैठकर आराम से अपने फिर से प्राइमरी के सिटी रीजन की तरफ जा रहा होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।